हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन क्यू यूट्यूब चैनल। मैं रविशंकर सर आज आपके सामने करंट अफेयर का सीरीज फिर से लेकर आया हूं दोबारा। लास्ट करंट अफेयर के क्लास में हमने डिस्कस किया था 7 सितंबर तक। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 8 to 12 सितंबर के बीच का न्यूज है ना। तो जितने भी तरह की न्यूज है, चाहे वो न्यूज हो, अपॉइंटमेंट हो, ओबिचरी हो, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही एक मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होगा फिर हम आपके सामने उसके क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड पूरा का पूरा होगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे साथ। आपके कितना आपने पूरा एक मंथ में कितना आपने सीखा, कितना नहीं सीखा, ये सारी चीजें आप हमारे एक मंथ के बाद के जो हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे आपके सामने, उसमें हम लोग आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप अपने आप को करेक्शन भी कर सकते हो। हम कुछ टाइम का वेट करेंगे और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो आज का हम करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ आज का जो पहला अपॉइंटमेंट है जिसका नाम है श्वेला ब्रावेरमन इंडक्टेड एज होम सेक्रेटरी इन यूके कैबिनेट। यूके कैबिनेट में होम सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं श्वेला ब्रावेरमन, है ना। श्वेला ब्रावेरमन इज अपॉइंटेड एज द होम सेक्रेटरी अंडर द यूनाइटेड किंगडम। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे क्या आता है, यूके की बात हो रही है। यूके की अगर मैं बात करूं, यूके का कैपिटल होता है लंदन एंड करेंसी विल बी द पाउंड, है ना। अभी मैंने प्रीवियस वीक के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है लीज ट्रूस। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। सी हैज सक्सेसफुली हर कॉलेज ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रीति पटेल। She had served as the Attorney General in the earlier government lead by बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के टाइम पीरियड में ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी थी, है ना। तो ये आज का इंपॉर्टेंट न्यूज था, अपॉइंटमेंट था। बढ़ते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। IDBI बैंक रीअपॉइंटेड एस जेबरास एज डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 years। सबसे पहला बात होता है IDBI की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला न्यूज ये बनता है कि सर IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो बैंक था हमारा, है ना, इस बैंक को ओवरटेक कर लिया गया है LIC के द्वारा। तो नाउ इट दिस बैंक इज द सब्सिडियरी ग्रुप ऑफ LIC का ये सब्सिडियरी कंपनी बन गया है, सब्सिडियरी बैंक बन गया है IDBI। ओके, सो IDBI बैंक ने रीअपॉइंट किया, मतलब क्या हुआ, पहले भी यही थे, फिर से इन्हीं को अपॉइंट किया गया एज द डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDBI फॉर 3 years टर्म। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं IDBI से रेलिवेंट। IDBI की अगर मैं बात करूं तो IDBI जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और इसके MD एंड CEO की अगर मैं बात करूं तो MD एंड CEO का नाम है राकेश शर्मा। IDBI बैंक की अगर मैं बात करूं जिसका टैगलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जिसका टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। देखिए, अभी मतलब आपको अगर कोई भी न्यूज आता है, किसी भी बैंक का नाम आता है, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी तरह की न्यूज है ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुए थे जिसमें पूछ दिया गया था HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है, तो आप बता सकते हो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सिमिलरली IDBI बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसका टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। अब IDBI की बैंक की बात मैं करूं जिसका हेडक्वार्टर मुंबई। एक और बात याद रखना स्टूडेंट, जब भी किसी बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया लग जाए, ऑफ इंडिया मोस्टली ज्यादा करके हो जाते हैं, बस कुछ ऐसे जिसका नहीं भी होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर मोस्टली होता है मुंबई। ये चीजें आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। वॉल्कर टर्क अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए, एक एक करके हम सारे के सारे न्यूज को बाइफरकेट करेंगे और सारी चीजों को इंपॉर्टेंट हम लोग इसको क्लियर करते हुए जाएंगे। क्या नाम है, वोल्कर टर्क अपॉइंट किया गया है UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। UN के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया ह्यूमन राइट्स के लिए, जिनका नाम है वोल्कर टर्क, है ना। सो वोल्कर टर्क ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब ये कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया की मैं बात करूं, कैपिटल है वियना एंड करेंसी विल बी द वियना। ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना, करेंसी विल बी द यूरो।
जिनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ही इज करंटली कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल पॉलिसी वर्क एज अंडर सेक्रेटरी जनरल अंडर द यूनाइटेड नेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए, टर्क विल सक्सीड माइकल बैकलेट ऑफ चिले, है ना, चिले से ये बिलोंग करते थे, माइकल बैकलेट जिनको इन्होंने सक्सीड किया। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस, है ना। न्यूयॉर्क यूएस इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, जिसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री हैं 193 और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, GUTERRES, एंटोनियो गुटेरेस। सो एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पीटर एल्बर्स takes charges as Indigo's new CEO, that is इंडिगो के नए CEO का अपॉइंटमेंट किया गया जिनका नाम है पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडिगो। अब यहाँ पे बात उठती है इंडिगो का, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। एक और बात आपको पता होना चाहिए, इंडिगो की अगर मैं बात करूं तो इंडिगो को स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, जिसके चेयरमैन का नाम है एम दामोदरन। एम दामोदरन इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिगो। ठीक है, ये भी कुछ दिन पहले ही इनका अपॉइंटमेंट किया गया, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो इंडिगो की अगर मैं बात करूं, ये न्यूली मतलब बहुत ही पुरानी कंपनी नहीं बोल सकते हैं एयरलाइंस की। जैसे आपको पता है विस्तारा एयरलाइंस जो कि ज्वाइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइंस का प्लस टाटा ग्रुप्स के, उसी तरह से इंडिगो भी एक एयरलाइंस की कंपनी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिगो, जिसका चेयरमैन का नाम है एम दामोदरन। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के सेक्शन की तरफ, क्योंकि आज मैंने जैसा कि बताया कि आज अपॉइंटमेंट बहुत ही कम है, न्यूज ज्यादा है और ओबिचरी भी थोड़ी सी ज्यादा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे, सारी चीजें जल्दी से क्लियर हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट टू रोल आउट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। देखिए समझना, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से लेकर आया है, जिसके अंदर में ये बोला गया टू इच ऑल सेट टू लॉन्च एन एम्बिशियस स्कीम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो भी नीडीज हैं उनको 100 डेज का गारंटी मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाएगा। मोर देन 2.25 लाख फैमिलीज हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसके अंदर में अराउंड 2.25 लाख फैमिलीज ऑलरेडी इसके अंदर में रजिस्टर कर चुके हैं। पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। जो भी लोग 18 से 60 साल के बीच में आते हैं वो सभी एलिजिबल हैं। तो अगर आप भी अगर एलिजिबल होते हैं तो प्लीज आप भी जरूर से जरूर इनरोल कीजिए। और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत। और अगर गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के गवर्नर का नाम ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया, कलराज मिश्रा इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं भाई 33 राजस्थान में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। इसको मैं याद करने का पहले भी मैं आपको तरीका बता चुका हूं, 25 10 26 11 28 12 मैंने बताया था ना। 25 10 दैट इज द राजस्थान, दिस इज गुजरात एंड दिस इज द कर्नाटका। तो आप बता सकते हो राजस्थान में लोकसभा सीट कितने हैं और राज्यसभा सीट कितने हैं। तो लोकसभा सीट है आपके 25, राज्यसभा सीट है आपके 3। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वेदांत, इनका पूरा नाम है वेदांत पटेल, जो कि आप इमेज में आप देख रहे हो। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रेस ब्रीफिंग, है ना। सो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि वेदांत पटेल जो है ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बन गए जिन्होंने होल्ड किया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रेस ब्रीफिंग। चलिए यूएस की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मैं बात करूं, यूएसए की अगर मैं बात करूं जिसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, है ना, वॉशिंगटन डीसी। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है सभी को पता है जो बिडेन है इनके प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हर चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं छोटी छोटी चीजें बार बार डिस्कशन इसलिए करता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको याद नहीं रहता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखे, डायरेक्टली वो थर्ड वीडियो से देखना स्टार्ट किए, तो उनके लिए भी ये
वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा आप ये सोचकर मत बैठना कि सर मेरे को तो सब कुछ आता ही है। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हर चीज, हमेशा हर टाइम पे ये अपडेट हो जाता है। आप इसको ये सोचकर नहीं बैठ सकते हो कि ये सारी चीजें मेरे को आता है। चलिए स्टूडेंट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, आप सभी को पता है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है पुदुमई पेन स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। पुदुमई पेन स्कीम है ना। देखो पुदुमई पेन का मतलब एक्चुअली इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न वुमेन, है ना। एक ये जो स्कीम है वो मॉडर्न वुमेन स्कीम ये है, मतलब ये अगर वहां के लैंग्वेज तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज में बात करें, तमिल में बात करें, मॉडर्न वुमेन को पुदुमई पेन बोला जाता है। सो इसका मतलब होता है मॉडर्न वुमेन, है ना। सो मॉडर्न वुमेन एक स्कीम है किसके लिए? ऑफ कोर्स वुमेन का नाम आता है तो गर्ल्स के लिए होगा। सो ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए कैसे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, कौन से क्लास एज ग्रुप के बीच में होता है ये? तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ही विल गेट 1000 रुपीज पर मंथ टू परस्यू हायर एजुकेशन। इनको हायर एजुकेशन के लिए 1000 रुपीज पर मंथ तमिलनाडु गवर्नमेंट देगी। ये स्कीम से ये वाला जिसका नाम है पुदुमई पेन स्कीम, किसके लिए है? फॉर गर्ल स्टूडेंट के लिए है। चलिए तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी बात कर चुका ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 लोकसभा सीट है, 39 राज्यसभा सीट है, यहाँ पे 18। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, इसका कैपिटल है चेन्नई। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इतना कुछ कैसे याद हो जाता है? कैसे? कुछ भी नहीं किया जाता है दोस्तों, इसको आप रिपीट डेली पढ़ा कीजिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ता हूं, वैसे ही आप पढ़ा कीजिए। दूसरा कोई सोर्स नहीं है, इसको रट्टा मारने की चीज नहीं, बस एक ही चीज को प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप एक ही चीज को प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीजें 100% आपके दिमाग पे सेटअप हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट न्यूज की तरफ। त्रिपुरा सेट्स अप द इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज। देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई न्यूज में फर्स्ट वर्ड आए, दैट मीन्स दैट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन और फॉर योर जो भी आप एग्जाम देते हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी न्यूज में फर्स्ट वर्ड लग जाता है तो आप देख रहे हो त्रिपुरा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो सेटअप कर रहा है बायो विलेज। अब आप सोच रहे हो सर क्या ये एक ही विलेज में सेटअप किया जा रहा है? क्या एक ही बायो विलेज सेटअप किया जा रहा है? नहीं, सबसे लास्ट में पढ़ो, स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू सेटअप 100 बायो विलेजेस। अब देखिए पर्पस क्या होगा? त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली कन्वर्टेड इट्स दासपरा विलेज इनटू अ बायो विलेज। एक विलेज है जिसको उन्होंने बायो विलेज में कन्वर्ट किया, उस विलेज का नाम है दासपरा विलेज। विद दिस त्रिपुरा हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेटअप अ मॉडिफाइड बायो विलेज। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया त्रिपुरा जो बायो विलेज सेटअप कर रही है। दासपुरा हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द बायो विलेज 2.0 conceptualized by the state government. This concept has been designed to help mitigate the climate changes effect. चलिए जो ये क्या क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट जो होते हैं उसको निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप्स लिया। चलिए त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के अगर सीएम की अगर मैं बात करूं, सीएम का नाम है मनिक शाह। एंड त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण नारायण आर्य। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 8 लोकसभा सीट है 2 एंड राज्यसभा सीट है 1। सो स्टूडेंट जितने भी तरह की न्यूज आते हैं उन सभी को अच्छे से आप देखते चलना। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बराक ओबामा, भाई ओबामा का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, हर किसी ने नाम सुना होगा, जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज में ये भी चल रहा था कि एक ऐसा हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जो कि एक अच्छे मिनिस्टर्स होते हैं और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो उनके पास अच्छा खासा बंगला, अच्छी गाड़ियां, है ना, उनको कुछ करने का
उनको रहता ही नहीं है ना, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं तब तक, है ना। बट एक ओबामा के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये भी आया था कि जब ओबामा वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट जब नहीं रहे तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के जैसे वो ट्रेवल कर रहे थे, यूएसए में करते हैं, नॉर्मल इंसान के जैसे रहते हैं, नॉर्मल इंसान के जैसे एक बुक्स लिखते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन कॉमन मैन के जैसे। तो चलिए यही वही है बराक ओबामा, जो कि आप इमेज में आप देख भी रहे हो। बराक ओबामा विन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए एक उन्होंने एक कुछ नरेट किया, कुछ लिखा उन्होंने, जिसके लिए उनको एमी अवार्ड दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट की अवार्ड एंड ऑनर से एक क्वेश्चन बराबर देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो एमी अवार्ड्स दिया गया इस बार बराक ओबामा को सिलेक्ट किया गया। पर्पस क्या रहा? फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। चलिए अब यहाँ पे और भी आपके लिए कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी चीजें अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज वॉन द एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, है ना। आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स एक डॉक्यूमेंट्री जिसके लिए इनको दिया गया, विच फीचर्स नेशनल पार्क फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। ओबामा इज द सेकंड यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर डुएट क्या ना एस्नहॉयर टू विन द एमी अवार्ड। मतलब ये क्या नाम है, डुएट एस्नहॉयर के बाद ओबामा सेकंड प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के जिनको एमी अवार्ड से नवाजा गया, एमी अवार्ड उनको दिया गया। अर्लियर ओबामा हैज आल्सो रिसीव्ड ग्रैमी अवार्ड फॉर द ऑडियो बुक रीडिंग ऑफ हिज मेमोरीज, द क्या नाम है, ऑडिसिटी ऑफ होप एंड अ प्रोमिस्ड लैंड। इसके लिए ऑलरेडी इनको अवार्ड मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड, है ना। इस बार इनको एमी अवार्ड दिया गया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडियन ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है अरविंद चिदम्बरम विंस दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला नाम आता है अरविंद चिदम्बरम का। अरविंद चिदम्बरम ने विन किया दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, इस बार जिस पर्सन ने विन किया उसका नाम है अरविंद चिदम्बरम। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? दो तीन टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किस पर्सन ने विन किया, उसका नाम क्या है? तो आएगा अरविंद चिदम्बरम। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है कि अरविंद चिदम्बरम कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप बता सकते हो चेस। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा। सो आप दुबई की बात करें, दुबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूएई। यूएई की सबसे बड़ी सिटी में आता है नाम दुबई का। यूएई की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, जिसका कैपिटल है अबू धाबी, है ना, अबू धाबी, एंड करेंसी विल बी द दिरहम। दिरहम विल बी द करेंसी ऑफ यूएई। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पॉइंट नंबर 7, इंडिया बांग्लादेश इंक फर्स्ट वाटर शेयरिंग पैक्ट इन 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में पहली बार वाटर शेयरिंग पैक्ट साइन किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब देखो यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है और यहाँ पे शेख हसीना का नाम है ना। बहुत सारे ट्रोलिंग वीडियो चल रहे हैं अभी हमारे इन दोनों को लेकर के, है ना, मोदी जी और शेख हसीना के बीच में, है ना। शेख हसीना आपको पता है इंडिया विजिट के लिए आई हुई है ना, जिसमें बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारे पैक्ट साइन किए जा रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें से एक पैक्ट ये भी है, इंडिया शेयरिंग पैक्ट साइन किया गया 25 ईयर्स में इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल करेंसी ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। दैट मींस ढाका इज द कैपिटल एंड करेंसी विल बी द टका ऑफ द बांग्लादेश। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। DRDO सक्सेसफुली कंप्लीट 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन एयर मिसाइल सिस्टम। देखिए DRDO ने क्या किया, सक्सेसफुली कंप्लीट किया 6 फ्लाइट टेस्टेड ऑफ एन एयर मिसाइल सिस्टम। QRSAM, DRDO एंड इंडियन आर्मी। अब ये QRSAM का एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकता है। QRSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द उड़ीसा कोस्ट इन सितंबर 2022। चांदीपुर ऑफ कोस्ट किस स्टेट में है, तो आप बता सकते हो उड़ीसा। बहुत सारे यहाँ से मिसाइल को टेस्टिंग किया जाता है, ऑफ कोर्स ये टेस्टिंग रेंज है ना DRDO का। और DRDO की अगर मैं बात करूं तो DRDO को इस्टेब्लिश, DRDO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन द न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन का नाम है शमीर के कामत। सो DRDO जो है
डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम है शमीर के कामत और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। द फ्लाइट टेस्ट वेयर कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ट्रायल्स बाय द इंडियन आर्मी। अच्छा एक बात बताइए, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बता सकते हो 15th ऑफ जनवरी। 15th ऑफ जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 3 इंडियन सिटीज ज्वाइंट यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर में इंडिया का 3 सिटी को सेलेक्ट किया गया है। पहला सिटीज है आपका तेलंगाना का वारंगल, केरला की 2 सिटीज को सेलेक्ट किया गया जिसका नाम है नीलांबूर एंड त्रिशूर एंड नीलांबूर, जो कि केरला की 2 सिटीज हैं, और तेलंगाना के एक सिटी है जिसका नाम है वारंगल। इसको ग्लोबल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में सेलेक्ट किया गया है। दिस सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एफर्ट to make lifelong learning to a reality for all the local levels। आपको पता है एक बात, इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बोले जाते हैं कि साउथ में सर सबसे ज्यादा एजुकेशन का रेशियो है ना, वहाँ पे बहुत लोग, सभी लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते ही होते हैं मिनिमम, है ना। सो इसीलिए इस बार यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लिस्ट के अंदर में इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो हो गया आपका 3 सिटीज इंडिया का, जो कि एक सिटीज है आपका तेलंगाना का, बाकी 2 सिटी हैं आपके केरला का। जो तेलंगाना की सिटी जिसका नाम है वारंगल, वारंगल में एनआईटी का भी नाम सुना होगा आपने, एनआईटी वारंगल का नाम। केरला की 2 सिटी जिसका नाम है नीलांबर एंड त्रिशूर केरला, तो 2 सिटी आपको सिलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं यूनेस्को का। यूनेस्को की अगर मैं बात करूं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजौले। सो ऑड्रे अजौले इज प्रेजेंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को को स्टैब्लिश किया गया 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस और इसके हेड का नाम है, यानी इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है एंड्रे अजौले। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मास्टर कार्ड रिप्लेस्ड पेटीएम एज बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर्ड फॉर 2023, 22 एंड 23 सिंस ए सीजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आएगा, मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया पेटीएम को एज अ बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर्ड फॉर 2023। चलिए, पहले बीसीसीआई के साथ जो स्पॉन्सर थे वो पेटीएम का था, अभी पेटीएम को रिप्लेस करके मास्टर कार्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, बीसीसीआई। बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1928 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है सौरव गांगुली और इसके सीईओ का नाम है हेमंत अमीन। हेमंत अमीन इज प्रेजेंट द सीईओ ऑफ बीसीसीआई। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी विल इनॉग्रेटेड अ 3 days कॉन्फ्रेंस कॉल्ड मंथन इन बेंगलुरु ऑन 8 सितंबर 2022। नंबर 1 न्यूज, पहला न्यूज ये बनता है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आप बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की अगर मैं बात करूं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है नागपुर महाराष्ट्र इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ नितिन जयराम गडकरी। अब यहाँ पे बात उठता है इसका पर्पस क्या, ये मंथन जो है, इसको जो 3 days कॉन्फ्रेंस मंथन जिसका इनॉग्रेट किया गया नितिन जयराम गडकरी के द्वारा, ये मंथन है क्या, इट एम्स एट एंकरिंग डिस्कशंस across multiple issues and opportunities in the roads, transport and logistics sector। इसका इस बार का थीम क्या था, जो 3 days कॉन्फ्रेंस जो था मंथन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आइडियाज टू एक्शन टूवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पॉइंट नंबर 12, अग्निकुल कॉस्मस सिक्योर्स फर्स्ट पेटेंट फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। देखना सारे न्यूज स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बनेंगे और सारे न्यूज को 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अग्निकुल कॉस्मस, इन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट पेटेंट फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, है ना। एक रॉकेट होता है उसके ऊपर में 3D प्रिंटिंग होता है, इसके लिए इन्होंने फर्स्ट पेटेंट ले लिया है। अग्निकुल कॉस्मस ये इंडिया का प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने सिक्योर्ड किया फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D
प्रिंटेड रॉकेट इंजन, है ना, रॉकेट इंजन में 3D प्रिंट करके उसमें आता है, जैसे नाम जो लिखा हुआ रहता है रॉकेट में, रॉकेट के जो इंजन होते हैं उसमें जो कुछ भी नाम लिखा रहता है, जैसे इंडिया लिखा हुआ रहता है, उसमें कुछ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ रहता है ना, तो वो एक 2D इमेज में रहता है। तो अब उसके ऊपर में 3D प्रिंट होगा, तो इसके लिए एक कंपनी, इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मस, है ना, ये इसके ऊपर में 3D प्रिंट करेंगे। द पेटेंट हैज बीन रिवॉर्डेड टू द कंपनी फॉर इट्स अग्निलेट रॉकेट इंजन व्हिच विल पावर द कंपनीज अग्निबन रॉकेट व्हिच इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन लेट 2020। चलिए, अग्निकुल कॉस्मस की मैं बात करूं, ये बहुत ही पुरानी कंपनी नहीं, ओनली 2017 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, जिसके सीईओ का नाम है श्रीनाथ रविचंद्रन, है ना, जिसका हेडक्वार्टर है आपके चेन्नई। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, अब बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा? इसीलिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 सितंबर को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि 8 सितंबर को एक और डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप उसका नाम बताइए, तो आप बता सकते हो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवीजन करते हैं, बट उससे पहले हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का इस बार का जो थीम रहा वो रहा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना। चलिए सबसे पहली बात हम कुछ बात करते हैं 1 to 7 सितंबर, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। 1 to 7 सितंबर को हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एक वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे ये मंथ जो सितंबर मंथ है, न्यूट्रिशनल मंथ सेलिब्रेट किया जाता है ना। पोषण मंथ हम लोग न्यूट्रिशनल मंथ सेलिब्रेट करते हैं पूरा सितंबर मंथ। दूसरा 2 सितंबर, ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बता सकते हो 2 सितंबर। अच्छा, कोई बताएगा 5 सितंबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, भाई वो टीचर्स डे वाला तो सबको पता है ना। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अगेन 5 सितंबर को। सो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम लोग 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 1 to 7 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नीरज चोपड़ा, आप इनको सभी लोग इनको पहचान रहे हैं, ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल विन करके ला चुके हैं। नीरज चोपड़ा अगेन फर्स्ट डायमंड लीग टाइटल इन्होंने विन किया है 88.44 मीटर थ्रो में, है ना। 88.44 मीटर थ्रो के साथ ही इन्होंने डायमंड लीग अपने नाम कर लिया और ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने डायमंड लीग अपने नाम किया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा। अब यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि नीरज चोपड़ा को आज के डेट में हर कोई पहचानता है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग विन किया है कितने मीटर थ्रो में? तो आप बता सकते हो 88.44 मीटर थ्रो में। फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल टाइटल्स ऑन 8 सितंबर। He jumped to the top spot winner throw of 88.44 meter, his fourth career best in his second attempt. Olympic silver medalist Jakub Vedlich of the Czech Republic, जो कि Czech Republic से बिलोंग करते थे, इन्होंने सेकंड पोजीशन एक्वायर किया बेस्ट थ्रो ऑफ 86.94, है ना। 86.94 मीटर के साथ ये सेकंड पोजीशन पे थे और फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए नीरज चोपड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे भी किसने? जर्मनी के जूलियन वेबर ने थर्ड पोजीशन एक्वायर किया है इसमें डायमंड लीग में। सो ये न्यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम लोग देखते हैं 15 नंबर पॉइंट। प्रेसिडेंट लॉन्च प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, कुछ न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी प्रेसिडेंट ने एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, अभी कुछ हर यूनियन बजट में हमारी गवर्नमेंट बोलती है हम इंडिया को टीबी फ्री कर देंगे। जैसे इंडिया कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पोलियो मुक्त भारत बन गया ना, उसी तरह से इंडिया को टीबी मुक्त भी बना देंगे।
तो प्रेसिडेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया। अब इसके लिए गवर्नमेंट बोलती है हमें आपका सपोर्ट चाहिए। कैसे सपोर्ट चाहिए, आप इस न्यूज को अच्छे से देखना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, एक पहला क्वेश्चन ये बनता है द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की प्रेसिडेंट है, तो आप बता सकते हो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई है द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री, अब ये जो स्कीम से ये वर्चुअली लॉन्च किया गया टीबी मुक्त भारत अभियान, इन कब लॉन्च किया गया, सितंबर 2022 को। सी ऑल्सो लॉन्च द निक्षय 2.0 इनिशिएटिव, इन्होंने एक और भी स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है निक्षय 2.0 इनिशिएटिव, अ पोर्टल टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डोनर्स, मतलब एक पोर्टल प्रोवाइड किया है डोनर्स के लिए कि अगर आपको इसमें कोई गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेट करना है तो आप दे सकते हो। सपोर्ट टू दोज अंडरगोइंग टीबी ट्रीटमेंट, जो भी टीबी के ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है उनको गवर्नमेंट फ्री ट्रीटमेंट दे रही है, तो उसमें अगर आपका मन करे कुछ डोनेट करना तो आप डोनेट भी कर सकते हो। वन कैन रजिस्टर ऑन द पोर्टल टू बिकम अ निक्षय मित्र एंड कैन चूज द ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 years, है ना। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो इंडिया रैंक 132 इन यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडिया का रैंक, इंडिया ने सिक्योर किया 132। आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर, दैट मींस जब निकला था यूनाइटेड क्या नाम है, जब प्रीवियस ईयर का जो रैंकिंग आता है यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसमें हमारा रैंक था 131। सो इस साल हमारा डेवलपमेंट कम हुआ, यहीं से पता चल रहा है कि हम लोग एक स्टेप और नीचे गिर गए, एक स्टेप ऊपर उठने के बजाय। चलिए, सो इस बार व्हाटएवर जो भी हो, इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 132 इन दिस ईयर। सो अब आपके मन में चल रहा होगा सर टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड में। और आपके मन में चल रहा होगा सर अगल बगल की कंट्री जैसे श्रीलंका का पोजीशन कितना है, तो श्रीलंका हमसे ज़्यादा डेवलपिंग में आ रहा है नाम। चाइना भी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है, एज वेल एज भूटान भी डेवलपिंग में हमसे ऊपर है। चलिए, सो इंडिया का रैंक प्रीवियस ईयर 2020 में देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 131 रैंक था, इस बार हमारे इंडिया का रैंक चला गया 132 पोजीशन पे। चलिए स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, यूएनडीपी जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस। एक और बात, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। कभी कभार इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जाता है स्टूडेंट। सो कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगा, जो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोशिश करेंगे हम आपको सारी चीज़ें बताने का। वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वेस्ट बंगाल बेक्स इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे एक एक न्यूज हम लोग देखते चलेंगे और एक एक न्यूज को समझते हुए चलेंगे, सारा न्यूज हमारा क्लियर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 विन किया। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, दीदी जी हमारी बहन जी है ना, तो इनको बोला जाता है और इनको वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट दिए जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ इलेक्शन विन किया। वेस्ट बंगाल बेक्स इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। वेस्ट बंगाल has been accredited with the International Travel Award 2023 for पर्पस क्या था, बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, है ना, बाय द पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं पटवा, एन एफिलिएट टू द ऑफ द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉडी है जिसका नाम है पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, है ना, इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया, ये अवार्ड दिया गया। तो इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 इस बार जिस स्टेट को मिला उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म। इंडिया का फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। आप सभी को पता है कि नीति आयोग का नाम पहले था प्लानिंग कमीशन और बाद में इसका नाम बदलकर किया गया प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग। सो नीति आयोग इज अ कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इंडिया हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म, जिसको ई फास्ट इंडिया इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ई फास्ट, दैट मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई फास्ट, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फ्राइट
एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जिसका एम रहेगा टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्राइट इलेक्ट्रिफिकेशन bolstered by on ground demonstration pilot and evidence based research। चलिए, नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, इसके सीईओ का नाम है परमेश्वरन अय्यर, और WRI की अगर मैं बात करूं, WRI का मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है 2015 में, है ना, 1 जनवरी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोल लो कभी, या फिर चेयरमैन बोलिए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। सो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी विल बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिहार के चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन फल्गु रिवर, है ना, रबर डैम, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम जिसका इनॉग्रेट किया है बिहार के सीएम के द्वारा। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर का सभी को नाम पता है, नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस ब्रेक करके वो क्या नाम है, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, इसलिए डिप्टी सीएम बन गए तेजस्वी यादव, और चीफ मिनिस्टर हमारे ऑलरेडी नीतीश कुमार। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने 8 सितंबर को 12th इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम है गयाजी डैम, जो कि फल्गु रिवर पे बनाया गया गया में। गया की मैं बात करूं, एक क्वेश्चन जो कि बराबर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कौन सा सिटी है और वो किस रिवर के ऊपर में बसा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में अगर आ गया गया टाउन, इट इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, तो आप बता सकते हो फल्गु रिवर। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के सीएम का नाम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, नीतीश कुमार। बिहार का कैपिटल पटना होता, बिहार का कैपिटल है पटना, है ना। बिहार के जो बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है आपका 38। अगर आपसे पूछा जाए 38 डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट में है, तो आप बता सकते हो तमिलनाडु। बिहार में भी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया 38। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में लोकसभा सीट है 40 एंड राज्यसभा सीट है आपका 16। सो स्टूडेंट, एक और चीज, बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? कोई मेरे को बता सकता है बिहार के गवर्नर का नाम? फग्गू चौहान, फग्गू चौहान, फग्गू चौहान इज द गवर्नर ऑफ बिहार। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, जिसका नाम है छत्ता, है ना, छत्ता बोलो, छाता बोलो, है ना। चलिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, जिसका नाम है छाता, है ना। चलिए, अब ये चीज एक वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रेन हार्वेस्टिंग स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रेन हार्वेस्टिंग स्कीम। पर्पस क्या रहेगा? जो बारिश की जो पानी होती है उसको स्टोर करना, है ना, क्योंकि जो बारिश का जो पानी होता है, रेनी वाटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मिसयूज हो जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, जो इसका कोई यूज नहीं होता है। तो वेस्ट क्या नाम है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्लान क्या किया, उस वाटर को रिजर्व करके उसका यूटिलाइज करना, ठीक है। तो यही वहाँ इस स्कीम्स का टारगेट है, जिसके अंदर में बोला गया है कि इसके लिए कुछ स्कीम्स, कुछ इसके लिए फंड रिलीज किए गए थे। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम कम्युनिटी harnessing and harvesting rainwater artificially from terrace to aquifer। उसके बाद it has been conceptualized to address the increasing stress on groundwater and to improve the depleting groundwater tables। चलिए बात करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम आप सभी को पता है। उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। उड़ीसा में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? कोई बता सकता है? उड़ीसा में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 31 डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, तो बता सकते हो कर्नाटका। अच्छा, उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है और राज्यसभा सीट कितना है? तो जल्दी से आंसर करो। लोकसभा सीट है 21 एंड राज्यसभा सीट है आपके 10। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सिंगापुर कन्फेयर मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर नेवी चीफ, है ना। तो सिंगापुर कन्फेयर्स मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर नेवी चीफ, है ना। नेवी चीफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेगा। पहली चीज, सो सिंगापुर कन्फेयर्स क्या मेरिटोरियस सर्विस मतलब बहुत ही अच्छी सर्विस दिया। मेडल टू फॉर्मर, है ना, नेवी चीफ। फॉर्मर इंडिया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा वाज कन्फर्ड सिंगापुर्स प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड। सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड दिया गया द पिंजेट जासा क्या नाम, जेमिलैंग
तंतेरा और मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री में। ही वॉज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट हलीमा याकूब इन सेप्टेम्बर 2022, 22nd September. September 2022, he was awarded for his outstanding contribution in enhancing the strong and long-standing bilateral defense relationship between both the nation, इंडिया और सिंगापुर, है ना। सिंगापुर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका कैपिटल का नाम क्या है, तो कैपिटल भी वही सिंगापुर सिटी कहलाता है। और सिंगापुर की करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी करेंसी होती है डॉलर। चलिए, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बता सकते हो सर 4 दिसंबर। सर एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एयरफोर्स डे, तो आप बता सकते हो 8 अक्टूबर। अगर कोई पूछे आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बता सकते हो 15 जनवरी। सो स्टूडेंट, इसी तरह से सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी आप याद करते हुए चलो, तो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन आरोन फिंच, जिन्होंने रिटायर ले लिया फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ ओडीआईज, वनडे इंटरनेशनल से ये रिटायर ले लिए, तो आरोन फिंच रिसेंटली रिटायर्ड, है ना, फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आरोन फिंच किस कंट्री से बिलोंग करते, जिन्होंने रिसेंटली रिटायर लिया ओडीआई, तो आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया से, ही इज द क्रिकेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। IUAC डेवलप इंडियाज फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम यूज्ड इन MRI। MRI को यूज करने के लिए इंडिया ने फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम यूज्ड MRI इसको डेवलप किया है ना। अब इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स होंगे, एक बार हम फीचर्स भी देख लेते हैं। तो न्यू दिल्ली इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC, है ना, IUAC का फुल फॉर्म इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम यूज्ड इन MRI मशीन। The IUAC has developed a 1.5 Tesla superconducting MRI magnet system which is like to heart of the MRI machine. It will enable इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, जिसको अपनी ही कंट्री में डेवलप किया गया, प्रोडक्शन ऑफ MRI मशीन इन इंडिया, है ना, जो कि हमारे कंट्री में बना हुआ मशीन होगा ये कहलाएगा। 8% इंडिया डिपेंड्स ऑन 100% इंपोर्ट ऑफ MRI मशीन। 8% अभी इंडिया क्या कर रहा है, 100% डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री के लिए MRI मशीन के लिए। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड एट लोथल गुजरात। सो लोथल गुजरात में इंडिया नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। सो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आप बता सकते हो लोथल गुजरात। गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका कैपिटल है गांधीनगर, और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, इसके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, और इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज will build a national maritime heritage complex NMHC at the site of the Indus Valley Civilization in लोथल गुजरात। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो लोथल गुजरात। गुजरात के अगर नाम गुजरात का नाम आया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप बताते हो सबनंदा सोनेवाल, है ना। सबनंदा सोनेवाल के पास एक और डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी सबनंदा सोनेवाल के पास है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपका, कोई बता सकता है सबनंदा सोनेवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो आप बता सकते हो माजुली। माजुली, माजुली असम इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ सबनंदा सोनेवाल। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कमेंसमेंट ऑफ द स्वच्छ अमृत महोत्सव, है ना, कमेंसमेंट ऑफ स्वच्छ अमृत महोत्सव अनाउंस्ड। सो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, जिसका नाम है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अनाउंस किया कमेंसमेंट ऑफ द स्वच्छ अमृत महोत्सव। चलिए, स्वच्छ अमृत महोत्सव की अगर मैं बात करूं, इसको अनाउंस करने वाले पर्सन का नाम है, वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, जिसका नाम है हरदीप सिंह पुरी, जिनके द्वारा कमेंसमेंट किया गया है। इट इज फोर्टनाइट ऑफ एक्टिविटीज टू गैल्वेनाइज एक्शन अराउंड क्लीनलीनेस फ्रॉम 17 सितंबर, सेवा दिवस, है ना। अब देखो 17 सितंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेवा दिवस, टिल 2 अक्टूबर 2022, जिसको स्वच्छता दिवस भी बोला जाएगा, है ना।
तो कब से कब तक, मतलब 2 अक्टूबर आपको पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना, स्वच्छ भारत अभियान। सो ये चलाया जाएगा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, जब चला स्टार्ट किया जाएगा उसको बोला जाएगा सेवा दिवस, और 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस। ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ही आल्सो रिलीज द ऑफिशियल लोगो, इसके लिए एक लोगो लॉन्च किया गया स्वच्छ अमृत महोत्सव का, जिसका नाम है एक और कदम स्वच्छता की ओर। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। असम गवर्नमेंट मर्ज एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारी असम गवर्नमेंट ने क्या किया, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को मर्ज कर दिया। इस दोनों डिपार्टमेंट को, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, अब दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होंगे, दोनों अब एक ही डिपार्टमेंट कहलाएगा, E&S एजुकेशन, है ना, मतलब एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए, असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय मर्जिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। मतलब एक नया स्कूल क्रिएट करेगा। With this, all officers and staff of the two departments will come under the administrative control of the new skill education department. It has been done to facilitate the implementation of the national education policy NEP. NEP को फॉलो करके ये काम किया जाएगा। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को मर्ज करके डिपार्टमेंट रेडी किया जाएगा। असम के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसके बारे में सभी को पता है। असम स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसका कैपिटल है दिसपुर। एक और बात, असम का जुडिशियल कैपिटल किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे गुवाहाटी। लेकिन अगर कोई पूछे असम का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर का नाम सभी को पता है, हिमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है असम में 35, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ सीएम इनॉग्रेट 2 मोर डिस्ट्रिक्ट टेक्स टोटल टू 33। मतलब छत्तीसगढ़ के सीएम ने 2 और नए डिस्ट्रिक्ट ये क्या ऐड किया, और जिसके साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए छत्तीसगढ़ में 33। छत्तीसगढ़ के जो सीएम का नाम है भूपेश बघेल, है ना, भूपेश बघेल। और इन्होंने अनाउंस किया है कि 2 नए डिस्ट्रिक्ट, जैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भारतपुर एंड शक्ति, 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा नाम है भाई, इसको 2-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आप इसको अलग, ये मत सोचना कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ये मत सोचना कि मंदरगढ़ क्या नाम है, मनेंद्रगढ़ ये अलग है, चिरमिरी अलग है, भरतपुर अलग है। नो, ये पूरा एक नाम है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एक डिस्ट्रिक्ट ये हुआ, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ शक्ति। शक्ति इज ए कर्व्ड आउट फ्रॉम जंजगीर चंपा, while मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर has been demarcated from कोरिया डिस्ट्रिक्ट। सो देखो, एक डिस्ट्रिक्ट, शक्ति डिस्ट्रिक्ट किससे अलग हुआ, तो आप बता सकते हो जंजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ, और ये क्या नाम, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये किससे अलग हुआ, तो ये बता सकते हो कोरिया डिस्ट्रिक्ट से ये सेपरेट हुआ। बघेल हैड आल्सो इनॉग्रेटेड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। 3 और भी डिस्ट्रिक्ट इन्होंने ये किया। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप बता सकते हो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, UIK। चलिए, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया 33। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट हो गए आपके 11 एंड राज्यसभा सीट हो गए 5। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का न्यूज। सो बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट ओबिचरी की तरफ। सो पहला ओबिचरी जो आप देख रहे हो न्यूज पे, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, कर्नाटिक वोकलिस्ट जिनका नाम है टीवी शंकर नारायणन, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। टीवी शंकर नारायणन। अब देखो, ये जब मैंने आपको बताया ओबिचरी, वैसे ओबिचरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, जो रिसेंटली मतलब एक एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, एक सिंगर हो सकते हैं, एक वोकलिस्ट हो सकते हैं, एक डांसर हो सकते हैं, एक क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एक बहुत ही एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, एक पोएट हो सकते हैं, एक राइटर हो सकते हैं, एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं। सो कोई भी हो सकता है, ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब, और वैसे लोगों का हम ओबिचरी डिस्कस नहीं करेंगे जो किसी के प्यार में होकर जान दे दिया, है ना। तो स्टूडेंट, ऐसे से हम ओबिचरी डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम ऐसे ही ओबिचरी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। सो चलिए, टीवी शंकर नारायणन जिनका रिसेंटली डेथ हो गया, ये कर्नाटिक वोकलिस्ट थे, और ये
पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका था, है ना। तो चलिए इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड भी इनको मिल चुका है म्यूजिक के फील्ड में 2003 में। इनको 2003 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ही वॉज कंसिडर्ड द टॉर्च बियरर ऑफ द मदुरई मनी अय्यर स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड टेक्निक। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ। लेजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी, देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई ये भोजपुरी है थोड़ा सा, है ना। मांझी वगैरह, मांझी जो टाइटल है ये मोस्टली आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। तो रामचंद्र मांझी जो है ये भोजपुरी फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रामचंद्र मांझी जिनका रिसेंटली डेथ हुआ, इनका प्रोफेशन क्या है। तो आप क्या प्रोफेशन था तो आप बता सकते हो भोजपुरी फोक थिएटर आर्टिस्ट थे ये, इनका रिसेंटली डेथ हुआ। फेलिसिटेटेड विद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इनको पहले संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ऑलरेडी इनको मिल चुका है। मांझी was also a prestigious पद्मश्री अवार्डिस्ट in the field of art, इनको पहले आर्ट के फील्ड में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। He was one of the member of the original troupe of भिखारी ठाकुर नॉन एज शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज, है ना। भिखारी ठाकुर जिसको शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, ये ऑलरेडी उसके मतलब मेंबर ऑफ द ओरिजिनल ट्रूप्स भी ये रह चुके हैं। चलिए सो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बढ़ते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट ओबिचुरी की तरफ। जस्टिस के.एन. सिंह हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज चीफ जस्टिस पास्ट अवे रिसेंटली। आपको पता होना चाहिए जस्टिस के.एन. सिंह जो है ये मात्र 18 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने थे, है ना। सो इसलिए ये न्यूज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। एक शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए ये चीफ जस्टिस बने थे हमारे इंडिया के के.एन. सिंह, तो जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ओनली 18 डेज के लिए, देखो यहाँ पे लिखा होगा। सो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण सिंह, के.एन. सिंह मतलब कमल नारायण सिंह हु रिमेन्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ 18 डेज इन 1991, ठीक है, पास्ट अवे, इनका रिसेंटली डेथ हो गया। जस्टिस के.एन. सिंह वाज अपॉइंटेड एज द 22nd चीफ जस्टिस ऑन 25 नवंबर 1991 एंड ही रिटायर्ड ऑन 12 दिसंबर 1991। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीफ जस्टिस कौन रहे तो आप बता सकते हो वाई.वी. चंद्रचूड़। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ओबिचुरी की तरफ। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रेजेंटेड टू तनिका भराली। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ इसमें से ओबिचुरी में गलती से आ गया, प्लीज़ हम इसको इग्नोर करेंगे, बट ऑफ कोर्स ये न्यूज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया है, सो प्लीज़ एडजस्ट, है ना। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रेजेंटेड टू तनिका भरानी, है ना। चलिए तो तनिका भरानी को लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये तेलुगु एक्टर हैं, है ना, कौन, तनिकेला भरानी, जिनको ये अवार्ड तनिकेला भरानी जिनको ये साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि लोकनायक फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट ओबिचुरी। एक्चुअली अभी जो मैंने डिस्कस किया ये ओबिचुरी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ओबिचुरी सेक्शन में आ गया, थोड़ा सा कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। चलिए आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, है ना, बीबी लाल का फुल फॉर्म क्या है, ब्रजबाशी लाल passed away recently. Noted archaeologist Braj Bashi Lal who led on evacuation at the Ram Janmabhoomi site in the mid 1970s passed away in the September 2022. Very very important. बीबी लाल जी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ओबिचुरी के तरफ। लेजेंडरी तेलुगु एक्टर जिनका नाम है कृष्णम राजू, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। कृष्णम राजू जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो है इन्होंने 180 मूवी में और काम कर चुके हैं, 180 मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं, तेलुगु एक्टर हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि कृष्णम राजू जिनका रिसेंटली डेथ हुआ वो क्या थे। आपके ऑप्शन में रहेगा एक एक्टर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, क्या थे तो आप बता सकते हो एक एक्टर थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ओबिचुरी की तरफ। और इनके बारे में तो आप सभी ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि कितने सारे वायरल न्यूज इनके बारे में हुए कि ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट सर्विंग जो ये थी, क्या नाम है, क्वीन थी, जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ II, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया एट द एज ऑफ 96, है ना। चलो क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क पास्ट अवे एट द एज ऑफ 96 ऑन 8 सितंबर को इनका डेथ हो गया,
है ना। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही थी जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। सी केम टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 25। बताओ भाई 25 साल में बन गई थी ये। इन द ईयर 1952 आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ हर फादर किंग 6। क्वीन एलिजाबेथ रूल्ड ओवर ब्रिटेन फॉर 70 ईयर्स। 70 साल तक ये रूल्ड की है ना। हर एल्डर सन प्रिंसेस चार्ल्स 73 विल बी द न्यू किंग ऑफ द यूके के नए किंग बनेंगे। इनका जो बड़ा बेटा जो है जिनका नाम है प्रिंस चार्ल्स जो कि 73 ईयर के हैं अकॉर्डिंग टू सेंचुरीज ऑफ प्रोटोकॉल। चलिए स्टूडेंट, सो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। सो आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे विजन क्यू चैनल के साथ बने रहिए और हम आपके साथ इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।